Assalamualaikum viewers, please like, share and subscribe this channel. Links of PDF files used in this video are given in description. So today's lecture is about electron transfer or redox reactions with direct or outer sphere mechanism in coordination complexes. And this is the second part of the redox reaction type, and this is the part 13 of the main topic of kinetics and mechanisms of coordination complexes. मैकेनिज्म देखिए, पहली टाइप में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता था वो थ्रू लिगेंड होता था, और जो लिगेंड था वो एक्ट करता था एज अ ब्रिज और वायर, और उस वायर और ब्रिज के थ्रू इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र होता था। लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी एक कॉमन लिगेंड और वायर के ज़रिए जो है वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि वो ओवरऑल एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स पर जंप करेगा। तो इफ़ यू सी हेयर अ लाइन हैज़ बीन रिटन दैट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र ऑकर्स, the reaction occur by direct electron transfer mechanism and the electron effectively hops from one species to the other and the ligand act as electron conduction medium। तो एक लिगेंड से दूसरे लिगेंड पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र तो होगा, लेकिन कोई भी जो लिगेंड है वो कॉमन कॉम्प्लेक्स, दो कॉम्प्लेक्सेस को आपस में अटैच नहीं करेगा। यस, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो आपस में एज अ सफ़ियर जो है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, लेकिन कोई भी लिगेंड जो है वो कॉमन नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो डायरेक्टली जंप करेगा फ्रॉम वन साइड टू दी अदर। यहाँ पर इसमें जो मैकेनिज्म बेसली इन्वॉल्व होता है उसको हम कहते हैं फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल। फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल ये कहता है कि इट इज़ ईजी फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू मूव फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स टू द अदर एज कंपेयर टू द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब देखें कि इलेक्ट्रॉन जो है उसका साइज़ बड़ा स्मॉल होता है, तो वो ईज़िली एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकता है, लेकिन लिगेंड्स जो हैं दे आर हैवी, तो वो उतने कम टाइम में मूव नहीं कर सकते। तो इस फ्रैंक-कंडन प्रिंसिपल पर जो है वो सेकंड आपका मैकेनिज़्म इसमें जो है वो इन्वॉल्व होता है। इसकी ये एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आयरन साइनाइड का कॉम्प्लेक्स है, तो -4 चार्ज है, साइनाइड -6 है, तो बैलेंस करने के लिए हम आयरन पर +2 चार्ज लगाएंगे, तो ये बाहर वाला चार्ज जो है वो बैलेंस होगा। सो दिस इज़ फेरोसाइनाइड +2। आयरन आपको पता है एटॉमिक नंबर होता है 26, तो 4s2 3d6 इसकी कॉन्फ़िगरेशन है। एस वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, +2 फॉर्म में ये कन्वर्ट होगा, और डी में जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वो सारे के सारे डी में जो है वो पेयर अप फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर आप देख रहे हैं कि ये T2G एंड EG है, तो T2G में ही सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दिस इज़ अ लो स्पिन एंड इनर्ट। लो स्पिन इसलिए है कि पेयर्ड है, और इनर्ट इसलिए है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो EG सेट ऑफ ऑर्बिटल्स में नहीं गया। सो दिस इज़ अ लो स्पिन एंड इनर्ट कॉम्प्लेक्स। इसी तरह दूसरा रिएक्टेंट है Fe3 पॉजिटिव, तो इसमें ज़ाहिर है एक डी इससे जो है वो कम होगा, तो ये D5 सिस्टम है, लेकिन लिगेंड सेम है, तो ये भी लो स्पिन होगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप होंगे, और कोई भी जो है वो EG सेट में इलेक्ट्रॉन जो है वो नहीं जाएगा। सो इट इज़ आल्सो लो स्पिन एंड इनर्ट। तो देखें, बोथ कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो लो स्पिन है और इनर्ट हैं, इसलिए लिगेंड एक्सचेंज जो है वो रैपिडली नहीं हो सकता। तो यहाँ पर भी हमने रैपिडली बात की है। तो जब लिगेंड्स रैपिडली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते, तो इलेक्ट्रॉन्स के लिए इजी है कि वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जो है वो जंप कर जाए। तो ये आप देख रहे हैं कि एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में जंप कर रहा है, और आफ्टर द रिएक्शन इफ़ यू सी कि ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ कर रहा है, तो ये +3 फॉर्म में आ गया है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है आयरन +3, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन कर रहा है और +2 फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। यानी कि ये वाला कॉम्प्लेक्स जो है आयरन +2 वाला, ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, और जो +3 वाला कॉम्प्लेक्स है ये रिड्यूस्ड हो गया है। एट द एंड आप देखेंगे देयर इज़ नो नेट केमिकल चेंज। तो देखें, रिएक्टेंट में भी वही स्पीशीज़ है, प्रोडक्ट में भी वही स्पीशीज़ है। तो इस तरह अब हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वाकई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है या रिएक्शन कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस रिएक्शन के रिज़ल्ट में कोई हीट भी इन्वॉल्व नहीं हो रही, कोई स्ट्रक्चर नहीं चेंज हो रहा।
तो हमें कैसे पता चलेगा? यस, अगेन वी विल यूज़ द टेक्निक ऑफ लेबलिंग। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये स्टार लगाकर लेबल कर रहे हैं, हम हैवी आइसोटोप ले रहे हैं आयरन का। तो अब देखें, इन दोनों में एक फ़र्क है या डिफरेंस है, वो ये है कि यहाँ पर देखें कि आयरन और कार्बन जो साइनाइड का है उसकी यहाँ पर बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है, और जो +3 फॉर्म में आयरन है और कार्बन का बॉन्ड है उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो थोड़ी सी शॉर्ट है। वो इसलिए कि आयरन +2 फॉर्म में है, यहाँ पर +3 फॉर्म में। +3 फॉर्म में होने की वजह से अट्रैक्शन जो है वो ज़्यादा होगी, तो इसीलिए ये आयरन कार्बन का बॉन्ड यहाँ पर शॉर्टर होगा। तो यहाँ पर अब देखें कि जहाँ पर लॉन्ग है, जो +2 वाला है उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है, तो हमने इसको लेबल्ड किया है। तो आफ्टर द रिएक्शन अगर वाकई हम ये अज्यूम करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, तो जब ये कन्वर्ट होगा Fe3 पॉजिटिव में, तो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो लॉन्ग ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो हुआ भी ये है कि जो आपका +2 वाला था जिसमें हमने लेबल किया था उसकी बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है, और जिसमें हमने लेबल नहीं किया उसकी शॉर्ट है। दैट कन्फर्म्स कि यस, जिसको हमने लेबल किया था, जिसकी शुरू में बॉन्ड लेंथ लॉन्ग थी, उसने ही इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ किया है। ठीक है, नाउ आप कहेंगे जी कि ये लॉन्ग क्यों रह गई है? वो इसीलिए अगेन फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल की रीज़न की वजह से। वो कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बड़ी जल्दी ईजीली स्पीडीली मूव करते हैं एज़ कम्पेयर टू द एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर देखें, इतनी जल्दी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक साइड से दूसरी साइड पर शिफ्ट हो गया है, लेकिन जो बॉन्ड लेंथ है वो उनको अभी इतना टाइम नहीं मिला और वो उसी तरह है। तो दिस कन्फर्म्स कि यस, यहाँ पर कोई लिगेंड एक्सचेंज नहीं हुई है। इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में होप कर गया है या जंप कर गया है, और इसी मैकेनिज्म को हम कहते हैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि मतलब हाउ दिस चेंज हैज़ ऑकर्स, और एक्टिवेशन एनर्जीज जो हैं वो इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व होती हैं या कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं। तो अगर आप देखेंगे कि दिस इज़ अ वेरी स्पीडी रिएक्शन, 10⁵ इसका जो है वो रेट है, एंड देयर इज़ नो हीट चेंज इन्वॉल्व। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे both the complexes are inert and they are lone spin। so क्योंकि ये इनर्ट है तो पॉसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज जो है वो बाय ब्रिज के ज़रिए वो डिफ़िकल्ट है। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गया है, और जो उनकी कॉन्फ़िगरेशन है फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो जो है वो ही है। नाउ क्वेश्चन इज़ के इस रिएक्शन के होने के लिए प्री रिक्विजिट रिक्वायरमेंट क्या है? वो रिक्वायरमेंट ये है कि दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा आपस में एक दूसरे से मिलता जुलता होना चाहिए। अगर आप देखें कि है भी ऐसे दोनों ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्रीज हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ फ़र्क जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का है। इवन अगर आप देखें कि यहाँ पर इनके दरमियान दोनों में वो Eg जो है वो एम्प्टी है और T2G में ही 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतनी ज़्यादा इसमें 99.9 जो है वो परसेंट मैचिंग है। तो जस्ट एक जो डिफरेंस है इन दोनों कॉम्प्लेक्सेस में वो एक इलेक्ट्रॉन का है। यस, अगर ऐसा होता कि यहाँ पर आफ्टर द ट्रांसफ़र यहाँ पर Eg में इलेक्ट्रॉन चले जाते तो वो रेट जो है वो आपका स्लो हो जाना था। तो इसीलिए हम यहाँ पर कहते हैं कि इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को सक्सेसफुली हम इसी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर दोनों रिएक्टेंट्स हैं और बाद में वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनकी ज्योमेट्रीज आपस में जो है वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच करती हैं, तो इसी रिज़ल्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है। हाँ, एक इसमें जो एक्टिवेशन एनर्जी इन्वॉल्व है वो ये है कि ये जो 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर -4 है, -3 है, तो ये एक दूसरे को इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपेल करेंगे। तो एक दूसरे को यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिकली रिपल्शन की वजह से एक एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी में ऐड होगी। इसके अलावा और कोई हीट चेंज कोई इन्वॉल्व नहीं है एनर्जी। सो दैट इज़ वाई दीज रिएक्शंस आर क्वाइट फास्ट, और ये जो है वो इनर स्फीयर या ब्रिज मैकेनिज्म जो है वो उससे भी ज़्यादा है फास्ट। सो यहाँ पर हम कंक्लूड करते हैं कि आउटर स्फीयर मैकेनिज्म तब भी होगा जब दोनों जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो इनर्ट हैं और दोनों की जो ज्योमेट्रीज हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मिलती जुलती हैं। सेकंड ये है कि
दोनों जो जब इनर्ट होंगे तो उनमें कोई भी जो इलिगेंट एक्सचेंज रिएक्शन है वो नहीं होना चाहिए, और इसमें जो डेल जी की वैल्यू होती है वो नियरली ज़ीरो होती है। यस, जो इसमें एक्टिवेशन इन्वॉल्व होती है वो 3 फैक्टर्स के लिए होती है। नंबर 1, टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन दी आइंस, तो जो दो लिगेंड्स हैं उनको आपस में हमने एक दूसरे के करीब लेके आना है, तो उनके दरमियान एक बैरियर क्रिएट हो जाता है रिपल्शन का, तो उसको ओवरकम करना है और उसके लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी में कंट्रीब्यूट होती है। सेकंड जो है टू डिस्टॉर द कोऑर्डिनेशन शेल्स ऑफ बोथ द स्पीशीज़, तो अगर आप देखें कि जो इनके शेल्स हैं उनमें एक जो है वो डिस्टर्बेंस आएगी आफ्टर द ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। एंड थर्ड जो है टू मॉडिफाई द सॉल्वेंट स्ट्रक्चर अराउंड बोथ द स्पीशीज़, तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये +3 ये +-4 था, इसके इर्द गिर्द जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स या किसी सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स वो और तरह अरेंज होंगे। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होकर इसमें कन्वर्ट हो गया तो अब इलेक्ट्रॉन्स जो वाटर है या जो सॉल्वेंट है उसके मॉलिक्यूल्स को एक और तरह का अरेंजमेंट उसके गिर्द बनानी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर भी है, तो इस सारी मूवमेंट के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो ये 3 फैक्टर्स जो हैं ये ओवरऑल फिर एक्टिवेशन एनर्जी में इन्वॉल्व होते हैं, इसके अलावा और कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता। सिमिलरली ये एक अदर एग्जांपल है जिसमें हमने कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स बनाया है, और यहाँ पर कोबाल्ट जो है वो +2 फॉर्म में है, तो कोबाल्ट जो है वो 4s2 3d7 सिस्टम होता है, तो ये S वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो जाएंगे, तो ये D7 सिस्टम है। लेकिन साथ जो है ये हाई स्पिन यहाँ पर जो है वो एग्जांपल है। इसके बाद जो कोबाल्ट यहाँ पर +3 फॉर्म में है, तो ये D6 सिस्टम है, और सारे के सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो T2G में, तो यहाँ पर बॉन्ड लेंथ लॉन्ग है, यहाँ पर शॉर्ट है, आफ्टर ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन ये रिएक्शन जो है ये इस रिएक्शन के यानी कि जो आयरन साइनाइड का रिएक्शन है इससे ये रिएक्शन जो है वो स्लो है। नाउ व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड के व्हाई इट इज़ स्लो, तो उसकी वजह ये है कि आफ्टर द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर चले Eg में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, Eg में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें भी चेंज आया है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ी सी ये एक मिस्टेक है कि T2G में यहाँ पर 6 होने चाहिए और Eg जो है वो उसको जो है वो 0 होना चाहिए। सॉरी, T2G में यहाँ पर 6 होना चाहिए और Eg में यहाँ पर 1 होना चाहिए, जबकि यहाँ पर T2G में 6 है और Eg में 0 है। एंड आफ्टर द रिएक्शन ये Eg वाला रिमूव होना चाहिए और यहाँ पर एक जो है वो इलेक्ट्रॉन ऐड अप होना चाहिए। तो बहरहाल इस कॉम्प्लेक्स के रिज़ल्ट में अगर आप देखें कि Eg इन्वॉल्व है, और आपको पता है कि यहाँ पर Eg इन्वॉल्व नहीं था, Eg 0 था बिफोर एंड आफ्टर, लेकिन यहाँ पर Eg में जो है वो चेंज आ रहा है, और जब Eg में चेंज आएगा तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच होगा क्या कि ये Eg में चेंज जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी में इन्वॉल्व होगा। इट इज़ बिकॉज कि जब भी Eg में चेंज आएगा तो बहुत ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट है या उनकी जो ज्योमेट्रीज़ है उस पर इफ़ेक्ट पड़ता है, तो हमें और ज़्यादा अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो इसमें जो फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल है वो थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ हो जाता है कि अकॉर्डिंग टू विच कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होना है और जो एटम्स या जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने हैवी हैं कि वो इतने रैपिडली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते। लेकिन जब Eg इन्वॉल्व हो गया है तो उसमें फिर टाइम लगेगा रिएक्शन को, एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच ओवरऑल रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई यहाँ पर हमने लिखा है कि जो कोबाल्ट वाला कॉम्प्लेक्स है उसका रेट जो है वो लो है एज़ कम्पेयर टू आयरन साइनाइड कॉम्प्लेक्स। इसके बाद उन्होंने एग्जांपल्स बताई हैं कि बहुत सारे ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें लिगेंड्स और जो मेटल्स हैं वो डिफरेंट भी हो सकती हैं और उनमें भी ट्रांसफ़र होती है। तो इस तरह के रिएक्शंस में आपका डेल जी जो है वो नेगेटिव होना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव योर रेट फास्ट। इसके अलावा कुछ ऐसी भी एग्जांपल्स हैं जिनमें लिगेंड्स जो हैं वो बोथ मैकेनिज्म के ज़रिए इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, आइदर बाय इनर स्फीयर मैकेनिज्म एंड आउटर स्फीयर मैकेनिज्म।
अब यहाँ पर एक थोड़ी सी समरी है, ऊपर वाले जितनी भी हमने डिस्कशन की है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फेवर करेंगे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को। तो नंबर 1 इसमें है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन दी आइंस। तो जितनी आप इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन जो है वो डिक्रीज़ करेंगे उतना ही ये रेट जो है वो हाई होगा। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को हम डिक्रीज़ कैसे कर सकते हैं? तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस कि यहाँ पर देखें +2 +3 चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस हैं तो इस केस में हम अगर मेटल की कंसंट्रेशन को इंक्रीज़ करते हैं तो मेटल जो है इस सोल्यूशन में वो ब्रिज का वो एक सीमेंटिंग मटेरियल का काम करेगी और वो आयन पेयर्स बना देगी, जिसकी वजह से थोड़ी सी न्यूट्रलिटी क्रिएट हो जाएगी और ये जो दो लिगेंड्स हैं इनके दरमियान रिपल्शन या इन दो कॉम्प्लेक्सेस के दरमियान रिपल्शन कम होगी। इसी तरह अगर आपके कॉम्प्लेक्सेस जो हैं उन पर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर आप इसमें लिगेंड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ कर दें तो इनके दरमियान ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है वो कम हो जाएगी और रेट जो है वो आपका ज़्यादा हो जाएगा। सो नंबर 1 इज़ दिस। नंबर 2 है कि आइडेंटिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ केटाइंस। इसमें ये मैंने आपको बता दिया कि रिपल्शन कम करने के लिए हम केटाइंस को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेकंड फैक्टर ये है कि इनकी आपस में ज्योमेट्रीज जो हैं वो भी एक दूसरे से मैच करनी चाहिए। जितनी ज्योमेट्रीज आपस में एक दूसरे से मैच करेंगी उतना ही जो है वो ये रेट फास्ट होगा। थर्ड है कंडक्टिविटी ऑफ द लिगेंड्स, कि ये जो लिगेंड्स हैं दे शुड बी कंडक्टिव। अब अगर आप फेनेंथ्रोलीन देखें तो इसमें बहुत सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन सकते हैं एज़ कम्पेयर टू इथाइलिन डायमीन, और इथाइलिन डायमीन से ज़्यादा बाईपीरिडीन में जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो रेजोनेंस है वो हो सकती है, और सबसे लीस्ट होती है अमोनिया जैसी एग्जांपल्स में। तो जितनी कंडक्टिविटी ऑफ द लिगेंड ज़्यादा होगी उतना ही ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र जो है वो प्रोसेस वो ज़्यादा फास्ट होगा। थर्ड है रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, के जब कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो जो सॉल्वेशन है, जो ज्योमेट्रीज हैं, जो बॉन्ड लेंथ्स हैं वो दोबारा नए सिरे से एडजस्ट होती हैं। तो जितनी ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी कम होगी उतना ही रेट फास्ट होगा। रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी को कम करने के लिए जो स्ट्रक्चर्स हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के वो आपस में एक दूसरे से जो है वो बहुत ज़्यादा मैचिंग होनी चाहिए। और नेक्स्ट है कि जितनी फ्री एनर्जी है कि जितना डेल जी नेगेटिव होगा उतना ही रेट जो है वो ज़्यादा होगा। तो ऊपर जो हमने एग्जांपल्स पढ़ी हैं वो था 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कुछ 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस भी होते हैं। तो अगर आप देखें ये टेल्यूरियम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूज़ कर रहा है तो +3 में जा रहा है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है तो इसमें। इसी तरह ये प्लाटिनम है और यहाँ पर ये उनका रेट जो है वो लिखा हुआ है। इसके बाद होते हैं कम्प्लीमेंट्री एंड नॉन कम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। कम्प्लीमेंट्री ऐसे होंगे, देखिए इसने 2 लूज़ किए हैं और इसने वो दो गेन किए हैं। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एज कम्प्लीमेंट्री। इस तरह इसमें आप देखें टिन है, इसने जो है वो 2 लूज़ किए हैं, मरकरी ने 2 गेन किए हैं। कि जब इक्वल क्वांटिटी और रिडक्टेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करे या लूज़ करे तो उनको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री। नॉन कम्प्लीमेंट्री क्या है? फॉर एग्जांपल ये है कि टेल्यूरियम +3 है और 2 मॉलिक्यूल है आयरन +2 के। तो टेल्यूरियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, गेन कर रहा है आयरन से 2 इलेक्ट्रॉन्स और इस स्पीशी में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन आयरन जो है वो क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं और हर एक अपना अपना 1 दे रहा है तो आयरन +2 से +3 में जा रहा है। तो इसमें आप देखेंगे कि हालांकि अगर ये एक एटम होता तो फिर हम ये रिएक्शन जो है वो कम्प्लीमेंट्री होता। अब 2 है और हर एक एक अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है, तो बल्कि जबकि टेल्यूरियम जो है वो एक वक्त में 2 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन कर रहा है। तो इस तरह का जो इम्बैलेंस है उन रिएक्शंस को हम कहेंगे नॉन कम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शंस। तो आई होप आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। आज के लिए इतना ही है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द redox reactions that are occurring in coordination complexes। और इसमें हमने 2 मैकेनिज़्म जो हैं वो पढ़े हैं। एक है इनडायरेक्ट और ब्रिज्ड इनर स्फीयर मैकेनिज़्म और दूसरा है डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र और आउटर स्फीयर मैकेनिज़्म। इसको हम टनलिंग मैकेनिज़्म भी जो है वो कहते हैं। टनलिंग मीन्स
कि दोनों जो है वो एक टनल की फॉर्म में है और उनमें इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉप हो रहा है। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।